सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का कार्डियोलॉजी की दुनिया में। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर या इश्केमिक हार्ट डिसऑर्डर का अध्ययन अपन कर रहे हैं। इस अध्ययन में दो बीमारियां अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिनका नाम है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरी का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। आज अपन तीसरी बीमारी का अध्ययन करने वाले हैं। इट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो स्टार्ट करें अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम आते ही दिमाग में एक ऑटोमेटिकली डर का सा माहौल डेवलप हो जाता है। दिल का दौरा इसको हिंदी में अपन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो नाम दिया जाएगा हार्ट अटैक। इंग्लिश में बोलूं तो नाम दिया जाएगा हार्ट अटैक। जैसे ही सुनते हैं अपने खुद का दिल बैठ जाता है कि अड़ोस पड़ोस में किसी को सुना कि यार उसको दिल का दौरा आ गया, तो दो चार धड़कन अपनी भी बढ़ जाती हैं और एक मन में अजीब सी फीलिंग आती है कि हार्ट अटैक का मतलब डेथ। देखिए, आपको बता दूं मैं, हार्ट अटैक से जितने इंसान मरते हैं उससे ज्यादा इंसान बच जाते हैं। एक व्यवहारिक सा ज्ञान देना चाहूंगा। अपने जो कंट्री के डाटा हैं उनमें एक इमरजेंसी सिचुएशन बोली जाती है और उस इमरजेंसी सिचुएशन में एक वर्ड आता है कि जब भी एम्बुलेंस जा रही है तो साइड देना चाहिए। अगर साइड दिया जाए तो पर मंथ अपन हजारों इंसानों को बचा सकते हैं, प्रॉपर टाइम पर यदि उसको मेडिकल हेल्प मिले। तो जो एम्बुलेंस जा रही होती है उसमें अलग अलग तरह के मरीज होते हैं। कोई एक्सीडेंटल वाला मरीज होता है, कोई हेड इंजरी वाला मरीज होता है और किसी किसी में ये वाला मरीज भी होता है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर इनको भी इमीडिएट मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई जाए तो बहुत सारे इंसान जिनको दिल का दौरा आता है उनकी अपन मदद कर सकते हैं। इसलिए जब भी एम्बुलेंस आपके पीछे आवाज कर रही हो, जा रही हो, अपना पहला फर्ज है कि अपन कितनी भी जल्दी में है बट उसको साइड दी जाए, क्योंकि इसका आभास उसी साथी को होता है जो उस एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, अटेंडर। उसको ऐसा लगता है कि 1 मिनट में मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। तो भगवान ना करे इस तरह का दिन कभी अपन को भी देखने को मिल सकता है। तो सभी नागरिकों का फर्ज है कि एम्बुलेंस को हमेशा साइड दी जानी चाहिए। उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मरीज भी हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का बेसिक सा मतलब है मायोकार्डियम में इन्फार्क्शन होना। अच्छा, व्हाट इज द इन्फार्क्शन? इन्फार्क्शन इज द परमानेंट नेक्रोसिस। जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है तो इसको इन्फार्क्शन बोलते हैं और उस इन्फार्क्शन का कारण इश्केमिया होना चाहिए। अच्छा, हार्ट की मायोकार्डियम में इश्केमिया कैसे डेवलप होगा? कि हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में जब किसी तरह की रुकावट आएगी पूरी तरीके से, तो हार्ट में परमानेंट नेक्रोसिस होगा। तो यहां अपन बात करें हार्ट अटैक के दौरान बेसिकली क्या होता है, तो हार्ट अटैक के दौरान हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाता है। हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी, ये राइट वाले हिस्से को सप्लाई करने वाली और ये लेफ्ट वाले हिस्से को सप्लाई करने वाली। यह कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर कई सारी ब्रांचों में बढ़ती है। बहुत सारी एंटीरियर ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी पोस्टीरियर ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांच ऊपर की तरफ जाती हैं,
बहुत सारी ब्रांच नीचे की तरफ जाती है, जिनको अपन असेंडिंग बोलते हैं, नीचे वालियों को अपन डिसेंडिंग बोलते हैं। इसके अलावा ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, यह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे चलकर कुछ पर्टिकुलर ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। ये होती है लेफ्ट एंटीरियर, इसके साथ लेफ्ट पोस्टीरियर भी निकलती है, सरकमफ्लेक्स ब्रांच भी निकलती है, और एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। देखो गौर करना, यहां पर आपको आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन मिलेगा। ये जो ब्रांच मैं बना रहा हूं यह है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। ये जो मैं ब्रांच बना रहा हूं यह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। इस ब्रांच को अपन नाम देते हैं LAD। LAD बोले तो लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अच्छा, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट साइड वाली, एंटीरियर बोले तो आगे वाली सरफेस को सप्लाई करने वाली, और डिसेंडिंग बोले तो नीचे वाली। देखो इससे आपको समझ में आ रहा है, नीचे वाली तो नीचे क्या है, वेंट्रिकल। नीचे क्या है, वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर का मतलब आगे वाली। तो ये जो LAD होती है यह इस लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली सरफेस को ब्लड सप्लाई करती है। ये जो ब्रांच में बोल रहा हूं बोले तो LAD, यह इस लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली सरफेस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली सरफेस कौन सी है, इसको अपन नाम देंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको अपन नाम देंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखें यहां मैं आपको समझा रहा हूं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस, जिसमें सिंपली मैं आपको कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचों को बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपके एग्जाम के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोरोनरी आर्टरी अराइज होने के बाद राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड होती है। ऐसे नोड AV नोड को कौन सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है यह एंटीरियर, पोस्टीरियर, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सरकमफ्लेक्स ब्रांचों में बढ़ती है। तो एक ब्रांच का नाम मैं आपको बता रहा हूं LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अच्छा, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड, एंटीरियर का मतलब आगे वाली, डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाने वाली। तो नीचे क्या है, वेंट्रिकल। तो यह इस वेंट्रिकल की एंटीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर सरफेस को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है। अब किसी इंसान को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब है इस कोरोनरी आर्टरी की किसी भी ब्रांच में पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाता है। इस कोरोनरी आर्टरी की किसी भी ब्रांच में पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाता है। और कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच में ब्लॉकेज आना, इसका मतलब है ब्लड कोएगुलेशन हो गया। इसका मतलब है ब्लड का कोएगुलेशन हो गया। और ये ब्लड का कोएगुलेशन ब्लड वेसल के बिना इंजरी के डेवलप हुआ है, बिना इंजरी के डेवलप हुआ है। इसको अपन नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। इसको अपन नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? Which of the following is most common cause of myocardial infarction? The answer is coronary artery thrombus. जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस देखे गए, 100 केस यदि अस्पताल में आए तो 100 में से 40 से 50% मरीजों में जो ब्लॉक मिला एंजियोग्राफी कराने के पश्चात वह इस ब्रांच में मिला, वह इस ब्रांच में मिला 50% मरीजों में। और इस ब्रांच में ब्लॉक मिलने के बाद जो कॉमनली इन्फार्क्शन हुआ वह इस सरफेस का हुआ, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इस सरफेस का इन्फार्क्शन हुआ। तो आपके एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन बनता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज में सामान्यतः ब्लॉक होने वाली आर्टरी का नाम है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज में एमआई के दौरान सर्वाधिक कॉमन ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच में आता है? आंसर है LAD। बोले तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? Which of the following are most common site of myocardial infarction? The answer is here, anterior surface of left ventricle, anterior surface of left ventricle। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? द आंसर इज, चूंकि जब ब्लॉक इसमें आ रहा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में ब्लॉक आ रहा है, तो इन्फार्क्शन भी इसी साइट में होगा। और ये कौन से एरिया को सप्लाई कर रही है? एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चनों का जवाब क्लियर है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है मायोकार्डियम की सेल का परमानेंट नेक्रोटाइज हो जाना, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, जिससे इसमें इश्केमिया डेवलप हो जाता है। इसकी ब्लड सप्लाई के पूरी तरीके से अवरुद्ध होने के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? द आंसर इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। द आंसर इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस सामान्यतः आर्टरी की कौन सी ब्रांच में बनता है? द आंसर इज LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ MI? द आंसर इज एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। चलें आगे डिस्कस करें अपन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का मोस्ट कॉमन कारण मैं आपको बता रहा हूं, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। मोस्ट कॉमन कारण मैं आपको बता रहा हूं, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण होना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज करेगा। अब यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस क्यों बन जाता है भैया? इस कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस क्यों बन जाता है? तो देखो, या तो ऐसे होता होगा, या तो ऐसे होता होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है, इसकी अंदर वाली दीवार पर पहले से कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अंदर वाली दीवार पर पहले से कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और किसी कारण से यह कोलेस्ट्रॉल यहां से रप्चर हो जाता होगा। रप्चर होने के बाद यहां पर आ जाता होगा।
जहां से रप्चर हुआ है वहां पर रफ एज बन जाते हैं। रफ एज पर प्लेटलेट चिपकने लग जाती हैं, जिससे क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और क्लॉटिंग के प्रोसेस के स्टार्ट होने की वजह से फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में यदि चर्चा करें तो पहला फैक्टर तो है कोरोनरी आर्टरी में पहले से कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना। कोरोनरी आर्टरी में पहले से कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना, और पहले से कोलेस्ट्रॉल का जमाव, इस अवस्था को नाम देते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इस अवस्था को नाम देते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नंबर 2, कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पीटीसीए कर रहा हूं, या छोड़ो मैं एंजियोग्राफी कर रहा हूं, तो एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान कैथेटर को यहां तक लाता हूं मैं, फिर उसके बाद रेडियो ओपेक डाई में फ्लश करता हूं। तो जो मैं कैथेटर को यहां तक लाया, उसकी वजह से इसकी एंडोथीलियम में इंजरी हो गई, उसकी वजह से इसकी एंडोथीलियम में इंजरी हो गई। बताओ इंजरी होने का परिणाम क्या होगा? रफ एज बनेंगे। रफ एज बनेंगे तो प्लेटलेट चिपकेगी, और प्लेटलेट चिपकेगी तो क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर होने के बाद भी इंसान में थ्रोम्बस बन सकता है। तो यहां पर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने के लिए रिस्क फैक्टर बोलूंगा मैं इन्वेजिव प्रोसीजर टू कोरोनरी आर्टरी। इन्वेजिव प्रोसीजर टू कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर होगा तो थ्रोम्बस बनने का खतरा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी कराओगे तो होगा। नंबर 2, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराओगे तो होगा। नंबर 2 अपन बात करें, पीटीसीए कराओ, एथेरेक्टोमी कराओ, इवन देन स्टंट डालो तो भी कोरोनरी आर्टरी की एंडोथीलियम में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से भी इसमें थ्रोम्बस का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर दिया जाता है, यदि किसी इंसान की कोरोनरी आर्टरी में पहले से इन्फ्लामेशन है। देखो, इन्फ्लामेशन का मतलब है आर्टरी नैरो हो रही है, और इन्फ्लामेशन का मतलब डिफेंस काम कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है केमिकल रिएक्शन की वजह से क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट होने के बाद थ्रोम्बस का निर्माण हो जाए। तो ऐसा भी देखा गया है, किसी किसी इंसान में कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन है, उसके बाद भी थ्रोम्बस का निर्माण हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन टू कोरोनरी आर्टरी, इन्फ्लामेशन टू कोरोनरी आर्टरी, इज दैट क्लियर? तो ये यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको अपन पहले पार्ट से, परिभाषा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिस्टेमेटिक तरीके से। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने की संभावना को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? दीज आर द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इंजरी टू द एंडोथीलियम ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और इन्फ्लामेशन टू द कोरोनरी आर्टरी। यदि यह फैक्टर मौजूद हैं तो कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मरीज अपने पास अस्पताल में आया। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मरीज अपने पास अस्पताल में आया, जिसके सीने में दर्द है, जिसके सीने में दर्द है। आपके सामने डायग्राम बना है नॉर्मल ईसीजी का।
पेशेंट नंबर फर्स्ट अपने अस्पताल में आया है, जिसकी ईसीजी अपन को ये मिल रही है। मरीज अपने पास आया है जिसकी ईसीजी अपन को ये मिल रही है। सीने में दर्द है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस में घुटन हो रही है। अपन ने मरीज की ईसीजी कराई। क्या है भैया? अरे ये तो एसटी एलिवेशन है, एसटी एलिवेशन है। अरे टी वेव उल्टी हो गई, टी वेव इन्वर्जन है। अरे देखो एबनॉर्मल क्यू वेव है, एमआई हो गया इसको। मरीज को एमआई हो गया, मरीज को एमआई हो गया। इलाज स्टार्ट करो। एक मरीज अपने पास हॉस्पिटल में दूसरा आया, जिसकी ईसीजी इस तरीके से है, जिसकी ईसीजी इस तरीके से है। ये ईसीजी क्या गड़बड़ है इसमें? टी वेव उल्टी है, टी वेव इन्वर्जन है, एबनॉर्मल क्यू वेव है। किसी भी लीड में एसटी एलिवेशन नहीं है, किसी भी लीड में एसटी एलिवेशन नहीं है। और ये जो मरीज अपने पास आया है इसमें एसटी एलिवेशन है। दो अलग अलग तरह के मरीज आपको देखने को मिले, दोनों में एबनॉर्मल क्यू वेव है, तो यह बात तो निश्चित है कि दोनों एमआई के केस हैं। पर एक एमआई ऐसा हो रहा है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, और एक एमआई ऐसा हो रहा है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है। इस इंसान में जब एंजियोग्राफी कराई गई, इस इंसान में जब एंजियोग्राफी कराई गई, तो एंजियोग्राफी में क्लियरली अपन को थ्रोम्बस मिला। पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, पूरी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बना हुआ है। इसका मतलब है इस मरीज में अपन को थ्रोम्बस को घोलना पड़ेगा, इस मरीज में अपन को थ्रोम्बस को घोलना पड़ेगा। इट इज द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, इट इज द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। और इसको घोलने के लिए मुझे दवाई लगानी पड़ेगी थ्रोम्बोलाइटिक, मुझे दवाई लगानी पड़ेगी थ्रोम्बोलाइटिक। कौन सी दवाई भैया? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। ठीक है जी। ये जो एमआई है, इस एमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, इस एमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है। तो चलो इस एमआई को एक नाम दे दिया जाए। इस एमआई को नाम दूंगा मैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। इस एमआई को नाम दूंगा मैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। इज दैट क्लियर? ये जो एमआई है, इस पर्टिकुलर एमआई में जब मैंने एंजियोग्राफी कराई, तो एंजियोग्राफी में मुझे यह कंडीशन मिली, एंजियोग्राफी में मुझे यह कंडीशन मिली, क्लियर थ्रोम्बस नहीं मिला, हां प्लेटेलेट आपस में चिपकी हुई मिली, प्लेटेलेट आपस में चिपकी हुई मिली, प्लेटेलेट आपस में चिपकी हुई मिली। इसका मतलब एमआई तो यह हुआ है, थ्रोम्बस बस बनने में है, थोड़ा सा काम बाकी है।
थोड़ी बहुत देर में थ्रोम्बस बन जाएगा, अभी बना नहीं है। इसका मतलब ये जो एमआई हुआ है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, इसका कारण है प्लेटेलेट एग्रीगेशन। इस एमआई का कारण है प्लेटेलेट एग्रीगेशन। हां, थोड़ी बहुत देर में थ्रोम्बस बनने वाला है बस, पर अभी बना नहीं है। थ्रोम्बस बना नहीं है, थ्रोम्बस को बनने से क्यों ना रोक दिया जाए। थ्रोम्बस को बनने से क्यों ना रोक दिया जाए। प्लेटेलेट को अलग अलग कर दो। प्लेटेलेट को अलग अलग करने के लिए मैं दवाई दे दूं इस मरीज को एस्प्रीन। इस मरीज को मैं दवाई दे दूं एस्प्रीन, और या फिर थ्रोम्बस बनने से रोकने के लिए मैं इस मरीज को दवाई दे दूं हिपेरिन। या तो मैं एस्प्रीन की दवाई दे दूं या फिर मैं हिपेरिन की दवाई दे दूं। ये जो एमआई आपके सामने है नंबर 2, इस एमआई में यदि मैं नाम देना चाहूं तो है तो ये भी एमआई, परंतु इस एमआई के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं हुआ। किसी भी लीड में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है। इस एमआई को मैं नाम देना चाहूंगा नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। तो अपने हॉस्पिटल में जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस आते हैं वह 2 तरह के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई का क्या मतलब? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा, टी वेव का इन्वर्जन होगा, एबनॉर्मल क्यू वेव होगी। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई का क्या मतलब? एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं मिलेगा, टी वेव का इन्वर्जन मिलेगा, एबनॉर्मल क्यू वेव मिलेगी। हां, क्या नहीं मिलेगा? केवल एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा। दोनों के होने का अलग अलग कारण मैंने आपके सामने बताया है। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई का कारण होता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। अब जब थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है, इस मरीज को ठीक करने के लिए थ्रोम्बस को घोलना पड़ेगा, तो यहां पर अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक। कौन सी हैं? स्टेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई का कारण है प्लेटेलेट का एग्रीगेशन, जिसमें अपन दवाई देते हैं एस्प्रीन और हिपेरिन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एसटी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दी जाने वाली दवाई है, आंसर आपको देना है थ्रोम्बोलाइटिक्स। आंसर आपको देना है थ्रोम्बोलाइटिक। ये प्रायोरिटी पर आंसर देना है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई करके पूछे कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस होगी और ऑप्शन में एस्प्रीन और स्ट्रेप्टोकाइनेज हो, तो अब पहली प्रायोरिटी आपको एस्प्रीन देनी है। अगर एग्जामिनर इनको ऑप्शन में रखकर पूछे कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस होगी, अब आपको आंसर स्ट्रेप्टोकाइनेज देना। नहीं पूछे एसटी एलिवेटेड है या नॉन एसटी एलिवेटेड है तो आंसर यही जाएगा, परंतु स्पेसिफाई कर दे नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में कौन सी दवाई दोगे? नंबर 1 एस्प्रीन और नंबर 2 हिपेरिन। तो क्लियर कट थ्रोम्बस बनने की वजह से होता है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, और केवल प्लेटेलेट के एग्रीगेशन से होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। ईसीजी के द्वारा प्रेजेंटेशन क्लियर है। एक और क्वेश्चन या इक्वेशन इसमें बनती है। 2 तरह के एमआई हो गए, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई।
देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, यहां पर कंट्रोवर्सी नहीं लानी है दिमाग में। टोटल अस्पताल में मरीज आए 100, जो 100 मरीज आते हैं 100 में से टोटल 80 कौन से होते हैं? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। यहां मेल फीमेल का रेशो देख, अब समझें इसको। टोटल अस्पताल में मरीज आए 100। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई? आंसर इज एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। 80-20 है, 80% एसटी सेगमेंट एलिवेटेड आते हैं, 20% नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड आते हैं। अच्छा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई और नॉन एसटी में देखो, यहां मेल 60 फीमेल 20। नॉन एसटी में देखो मेल 9 फीमेल 11। क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, एमआई इज मोर कॉमन इन मेल और फीमेल? आंसर है मेल। क्वेश्चन आए एग्जाम में, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई इज मोर कॉमन इन मेल और फीमेल? आंसर है मेल। देखो 60 है, इधर 20 है। क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई इज मोर कॉमन इन? नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई इज मोर कॉमन इन? अब देखो सिर्फ यहां बदलाव है, आंसर है फीमेल। नॉन एसटी में 11 फीमेल है। अच्छा, टोटल बात करो, टोटल बात करो, 100 में से फीमेल कितनी? 31। 20 तो एलिवेटेड और 11 नॉन एलिवेटेड। अब यदि केवल फीमेल की मैं पूछूं, फीमेल में कौन सा एमआई कॉमन है? यही कॉमन है। फीमेल में कौन सा एमआई कॉमन है? यही कॉमन है, क्योंकि 20 है, इधर 11 है, ये 20 है 11 है, तो फीमेल में भी यही कॉमन है। बट फीमेल की मेल से तुलना करें कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई आर यूजुअली कॉमन इन फीमेल। इज इट ट्रू? क्या यह फीमेल में ज्यादा कॉमन है? यस, क्योंकि यहां फीमेल में ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। तो देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी नहीं लानी दिमाग में, डाटा लिख के समझाया। मायोकार्डियल इन्फाक्शन किसमें कॉमन है? मेल में या फीमेल में? मेल में कॉमन है जी। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई किसमें कॉमन है? मेल में कॉमन है। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई किसमें कॉमन है? मेल फीमेल में तुलना हो रही है, आंसर यहां देना है आपको, फीमेल में कॉमन है। इज दैट क्लियर? तो यहां मैं बोल सकता हूं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई आर मोर कॉमन इन फीमेल, आर मोर कॉमन इन फीमेल। इज दैट क्लियर? तो ये एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने बता दिया। अब अपन शुरुआत से पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस कौन सी ब्रांच में कॉमन, कौन से एरिया में एमआई कॉमन, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस के बनने की क्या क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद 2 तरह का होता है एमआई। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई किस वजह से होगा और कौन सी दवाई देंगे? नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई किस वजह से होगा और कौन सी दवाई देंगे? उसके अलावा मेल फीमेल में रेशो, तो एक शब्द अलग से याद रखना है कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है बजाय मेल के। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन टू द सिस्टमेटिक वे ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। टॉपिक स्टार्ट करें अपन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। पॉइंट नंबर 1,
डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन, गौर से सुने। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by permanent necrosis to the myocardium which occur due to the complete blockage of coronary artery. It is a life threatening condition characterized by permanent necrosis of the myocardium due to the complete blockage inside the coronary artery. It is also known as heart attack or coronary occlusion. It is also known as heart attack or coronary occlusion. Is that clear? आगे बढ़े आप। अगला पॉइंट, इसको अपन नाम दे रहे हैं हार्ट अटैक या नाम दे रहे हैं कोरोनरी ऑक्लूजन। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इससे पहले कुछ कॉमन फैक्ट इसके बारे में। The most common cause of myocardial infarction, the answer is coronary artery thrombus. The most common cause of myocardial infarction, the answer is coronary artery thrombus. अगला, the most common artery या branch of artery blocked during the myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फाक्शन के दौरान सामान्यतः कौन सी आर्टरी में सबसे कॉमन ब्लॉकेज आता है? द आंसर इज LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंटिंग। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, the options are anterior valve of left ventricle, anterior valve of left ventricle. Next, there are two type of cases which are presented in the hospital of MI. MI के दो तरह के केस अपन को हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। केस नंबर 1, ST segment elevated MI, ST segment elevated MI. The common cause of ST segment elevated MI is coronary artery thrombus, coronary artery thrombus. The drug of choice which are commonly given during the ST segment elevated MI, the answer is thrombolytic agent. The answer is thrombolytic agent. The second case of myocardial infarction is the case in which the ST segment elevation is not present during the ECG. That is known as non-ST segment elevated MI. The common cause of non-ST segment elevated MI, the answer is platelet aggregation. The answer is platelet aggregation. The drug of choice given to the non-ST segment elevated MI, the answer is aspirin और हेपेरिन। द आंसर इज एस्प्रीन और हेपेरिन। मेरे हिसाब से यहां तक आप में से किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परिभाषा हो गई। मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। मोस्ट कॉमन आर्टरी जो ब्लॉक होती है एमआई में, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई हो गई। दोनों अलग अलग तरह के एमआई हो गए और दोनों अलग अलग तरह के एमआई में दी जाने वाली दवाई हो गई। यहां तक आई थिंक क्लियर है।
आगे बढ़े अब आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की क्या एटियोलॉजी होगी? देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने की कौन कौन सी संभावनाएं हैं? मैंने अभी अभी बता दिया। एक तो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है कोरोनरी आर्टरी की एंडोथीलियम में किसी भी तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर करने के बाद इंजरी हो जाए, और तीसरा है कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन टू द कोरोनरी आर्टरी। अगले पॉइंट को डील करें अपन। क्या इसके अलावा भी कोई कॉजेज हो सकते हैं? यस। क्या इसके अलावा भी कोई कॉजेज हो सकते हैं? यस। शरीर में कहीं थ्रोम्बस बना, सपोज करो पैर में बना, वो गतिशील हो गया, डीवीटी हुआ, गतिशील होके वेन में आया, इन्फीरियर वीना कावा में आया, फिर राइट में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर चल दिया और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में गया, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा, फिर कोरोनरी आर्टरी, और वहां पर जाकर बंद हो गया। 2 दिन पहले डीवीटी था, 2 दिन बाद दिल का दौरा आ गया। अब इसका कारण क्या दोगे? वो जो थ्रोम्बस लेग की वेन में फंसा हुआ था, अब वो कोरोनरी आर्टरी में आकर फंस गया। व्हाट इज दिस? दैट इज द एम्बोलिज्म। व्हाट इज दिस? दैट इज द एम्बोलिज्म। तो अगला इसका कारण देना चाहेंगे अपन कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। पहला तो होता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, अगला होता है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। इज दैट क्लियर? इसके अलावा भी और कोई कारण हो सकते हैं क्या? इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? चलें एग्जाम्पल से सुने। कहीं पर्टिकुलर जगह पर फायर सेटिंग हो गई, आग लग गई, जहां पर 20 जने थे, 20 के 20 मर गए। 20 के 20 का जब पोस्टमार्टम किया गया तो 20 में से 4 जनों की मौत का कारण था एमआई। आग लगने के बाद दम घुटने की वजह से 20 जने मरे, 20 में से 3 जने मरे, उनका कारण था एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बाकी कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरे। क्यों हुआ उनमें एमआई? आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं, धुआं है तो ऑक्सीजन मिलना बंद, शरीर में हाइपोक्सिया हो गया, मायोकार्डियम में हाइपोक्सिया हो गया और मायोकार्डियम मर गई। मायोकार्डियम मर गई बोले तो इन्फार्क्शन हो गया। तो जो 3 मरीज मरे हैं एमआई से, उनके मरने का कारण क्या दें? आग लगना तो नहीं, क्या दें? हाइपोक्सिया। क्या दें अपन? हाइपोक्सिया। तो सीवियर हाइपोक्सिया की वजह से भी एमआई हो सकता है, सीवियर हाइपोक्सिया की वजह से भी एमआई हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 5 जनों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, 5 में बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हुआ। 5 अस्पताल में पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, 5 का पोस्टमार्टम हुआ, 1 की मौत का कारण है एमआई। क्यों हुआ एमआई? इसलिए हुआ कि इतना ज्यादा ब्लड शरीर से बाहर निकल गया कि हीमोग्लोबिन 1 ग्राम रह गया। अब उसके हार्ट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हीमोग्लोबिन की है, पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हीमोग्लोबिन की है। अब हीमोग्लोबिन बचा ही नहीं तो उसके शरीर में सीवियर एनीमिया हो गया।
5 जनों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद, सीवियर ब्लड लॉस होने के बाद एक की मौत का कारण एमआई है। अब यहां पर क्या कारण देना चाहेंगे आप? इंसान के शरीर में डेवलप हो गया सीवियर एनीमिया, इंसान के शरीर में डेवलप हो गया सीवियर एनीमिया, तो सीवियर एनीमिया डेवलप हो गया। These all are the causes or etiology of myocardial infarction. These all are the causes or etiology of myocardial infarction. अब साथ साथ में रिस्क फैक्टर भी पढ़ लें। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने की संभावना बढ़ जाती है? कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने की संभावना बढ़ जाती है? तो रिस्क फैक्टर में 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं, आप सबको पता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इनमें समय व्यर्थ कतई ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इनका अच्छे से डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता चुका। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो परिभाषा हो गई, एटियोलॉजी हो गई, रिस्क फैक्टर हो गए, टाइप्स हो गए। अब अपना टॉपिक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंटेड विद द पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? तो देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब है इंसान का हार्ट इफेक्ट हो रहा है और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया। हार्ट के इफेक्ट होने की वजह से पूरी की पूरी बॉडी से संबंधित सिम्टम आएंगे। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम जो मरीज में डेवलप होगा, इट इज द चेस्ट पेन। क्या डेवलप होगा मरीज में? चेस्ट पेन होगा, नंबर 1। यह चेस्ट पेन रिट्रोस्टर्नल होगा, स्क्वीजिंग और स्टेबिंग नेचर का होगा, रेडिएट होकर लेफ्ट शोल्डर, नेक और जॉ तक जाएगा। कि सर ये कहानी तो लास्ट लेक्चर में सुन ली, ऐसा ही एंजाइना का होता है, तो सेम जो है एमआई का होता है। अब अपन को बात करनी है कि यह एंजाइना से कैसे अलग है, यह एंजाइना से कैसे अलग है। पॉइंट नंबर 1, यह दर्द एंजाइना के दर्द से ज्यादा सीवियर होता है। दोनों दर्द की अपन तुलना करें तो यह दर्द एंजाइना के दर्द से ज्यादा सीवियर होता है। नेक्स्ट, एंजाइना में सामान्यतः दर्द की ड्यूरेशन 5 मिनट होती है, इसमें दर्द की ड्यूरेशन 5 मिनट से ज्यादा होती है। एमआई का जो दर्द होता है उसकी वजह से इंसान के लेफ्ट हैंड में नंबनेस आ जाती है, लेफ्ट हैंड में नंबनेस आ जाती है, नंबनेस इन लेफ्ट हैंड। यह दर्द नाइट्रोग्लिसरीन से सही नहीं होता, इट कैन नॉट बी रिलीव बाई नाइट्रोग्लिसरीन। इस दर्द में आराम दिलाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मॉर्फिन सल्फेट। यह एंजाइना और एमआई के दर्द का अंतर हो गया। देखो, सेम उसी पैटर्न का, उसी तरह का सीने में दर्द इसमें भी होगा। यह दर्द एंजाइना के दर्द से कैसे अलग होगा? तो यहां आंसर है, यह दर्द उससे ज्यादा सीवियर होगा, 5 मिनट से ज्यादा होगा, लेफ्ट हैंड में नंबनेस आ जाएगी, नाइट्रोग्लिसरीन से आराम नहीं आएगा,
इस दर्द को कम करने के लिए आपको मॉर्फिन सल्फेट देनी पड़ेगी। इस दर्द के साथ साथ जैसे ही इंसान में दिल का दौरा आएगा, हार्ट के फंक्शन थोड़े से कम होंगे और टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन गिरेगा, तो टिश्यू तुरंत ब्रेन को सूचना भेजेगा, ब्रेन हार्ट को कंपनसेट करने की सूचना भेजेगा, पंपिंग बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा शुरू में। उसके अलावा जब यहां ब्लड कम जाएगा तो ध्यान हो तो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो वेजोमोटार सेंटर से कहेंगे कि भैया दबाव कम हो गया, दबाव बढ़ाओ, और वो इनका वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, तो वीआर बढ़ जाएगा। बताओ, शुरुआत में कार्डियक आउटपुट बढ़ा और वीनस रिटर्न बढ़ा, कंडीशन को क्या बोलें अपन? हाइपरटेंशन। अच्छा, यदि ऐसे ही चलता रहा और हार्ट डैमेज हो गया बहुत सारा, हार्ट के बहुत ज्यादा डैमेज यानी मसल में डैमेज हो गया, नेक्रोटाइजेशन हो गया, अब ये ब्रेन कितना ही जोर लगा ले बताओ, जब खत्म ही हो गया, नष्ट ही हो गया, तो फिर ये पंपिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाएगा? फिर हार्ट धीमे धीमे चलेगा। तो हार्ट के डैमेज होने के बाद जब ये धीमे धीमे चलेगा तो कार्डियक आउटपुट निकलना कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो शुरुआत में कंपनसेशन की वजह से हाइपरटेंशन होता है, बाद में हार्ट के बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में डील करें। शुरुआत में हार्ट रेट बढ़ेगी, बोले तो टेकीकार्डिया होगा, धड़कन खुद को सुनने को मिलेगी, पाल्पिटेशन होगा। परंतु जब हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा तो ब्रेन कितना ही जोर लगा ले, धड़कन बढ़ेगी ही नहीं, तो क्या डेवलप हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया। तो दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के बाद इंसान के अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। इसके अलावा हार्ट के अफेक्ट होने के बाद और कौन सा सिस्टम है जो अफेक्ट होगा? तो अपन बोल सकते हैं जी रेस्पिरेटरी अफेक्ट होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी के अलावा जीआईटी अफेक्ट होगा, जीआईटी के अलावा रीनल अफेक्ट होगा, इसके अलावा नर्वस अफेक्ट होगा। यानी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सबको ब्लड की आपूर्ति कम होगी तो सारे अफेक्ट होंगे। देखो, रेस्पिरेटरी में सांस लेने में दिक्कत, डिस्निया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ना, टेकिपनिया, कफिंग होने लग जाएगी इंसान को, नीला पड़ जाएगा इंसान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग होने लग जाएगी, लंग्स में पानी भरेगा तो क्रैकल साउंड आने लग जाएगी। ये सारे के सारे सिम्टम रेस्पिरेटरी में। जीआईटी में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। रीनल सिस्टम में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, बोले तो ओलिगोयूरिया, बोले तो ओलिगोयूरिया। नर्वस सिस्टम में अपन बात करें, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। स्किन में अपन बात करें तो कूल स्किन हो जाएगी, बॉडी कंपनसेट करेगी। मस्कुलो स्केलेटन में बात करें तो चलना फिरना संभव नहीं होगा, फैटिगनेस डेवलप हो जाएगी। तो बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सारे अफेक्ट होंगे, स्वेटिंग होने लग जाएगी इंसान को। तो ये सारे के सारे फीचर अवेलेबल होंगे। बाकी जो मेन फीचर होता है वो होता है चेस्ट पेन। These all are the clinical manifestation of myocardial infarction. Is that clear? तो यहां पर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, इटियोलॉजी पढ़ी, रिस्क फैक्टर पढ़े,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पढ़े, जैसे टाइप पढ़ा, कॉमन ब्रांच कौन सी ब्लॉक होती है ये पढ़ा। अब अपन को इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पढ़ना है। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पढ़ना है। तो अगला पॉइंट यहां पर आता है डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, सॉरी ऑफ एमआई और मैनेजमेंट। देखिए दोनों को मैंने साथ इसलिए लिखा है कि अभी मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल बता रहा हूं, फिर इसको थ्योरेटिकली अलग अलग करके भी बता दूंगा, क्योंकि ये कोई ऐसा तो केस है नहीं कि आदमी चलता फिरता आएगा कि लो डॉक्टर साहब दिल का दौरा आ गया कुछ करो, फिर डॉक्टर साहब जांच लिखेंगे, लो जांच करा लाओ, फिर जांच रिपोर्ट शाम तक आएंगी, फिर आप उठ जाओगे, फिर कल आएगा कि हाँ जी वो कल दिल का दौरा आया था, क्या रहा। इट मीन्स इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन, अर्जेंट कंडीशन। आपको तुरंत डायग्नोस करके तुरंत इलाज चालू करना होता है। तुरंत डायग्नोस करके तुरंत इलाज चालू करना होता है। कैसे डायग्नोस करके इलाज करते हैं? प्रैक्टिकली रात को 11 बजे इमरजेंसी में मरीज आया है जिसके सीने में दर्द है, घबराहट हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, सांस में घुटन हो रही। मरीज अपने पास आया रात को 11 बजे और मरीज को कंप्लेंट है चेस्ट पेन। मरीज को कंप्लेंट है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन हो रहा है मरीज को। तो बात करें, देखें अब क्या करेंगे अपन। मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, सबसे पहले अपन यही डाउट करें दिल का दौरा हो सकता है। आप वहां फिजिशियन है, आपने सबसे पहले ईसीजी की। ईसीजी के साथ साथ एक और चीज करते हैं जो बाद में समझ में आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा, ट्रॉप्टी। ईसीजी पॉजिटिव आई, ट्रॉप्टी भी पॉजिटिव आया। इन दोनों के पॉजिटिव आने से यह निश्चित हो गया कि इंसान में दिल का दौरा ही आया है। डॉक्टर साहब ने डायग्नोस कर दिया कि इसको एमआई हुआ है। अब डॉक्टर साहब ने प्राइमरी दवाई लगाई, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई था, तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकाइनेज और हेपेरिन लगा दिया। पूरी उम्मीद कि इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब क्लॉट घुल जाएगा। मॉनिटरिंग करते रहे, 24 घंटे तक मरीज की हालत खराब ही होती रही, सही नहीं हुआ। तो 24 घंटे के बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाने के 24 घंटे के बाद डॉक्टर साहब उसको कैथ लैब में ले गए कि भैया मरीज की कंडीशन तो लगातार खराब होती जा रही है, गड़बड़ चल रही है। कैथ लैब में ले जाकर उस मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई। मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई। कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर मरीज की 2 ब्लड वेसल में 90-90% ब्लॉक मिले। तुरंत घर वालों से कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जितने भी ब्लॉक मिले होंगे उसके हिसाब से ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन कौन सा करें, ऑपरेशन कौन सा करें वो आप सारे के सारे साथियों को पता है। 1+, 2+, 3+4 पीटीसीए कर दो, एथेरेक्टोमी कर दो, स्टंट डाल दो या बाईपास सर्जरी कर दो। ये अपन ने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन से ब्लॉक को हटा दिया, मरीज स्टेबल हो गया। अगले दिन मरीज स्टेबल हो गया। अच्छा, स्टेबल होते ही छुट्टी कर दें क्या? नहीं, अभी थोड़ी करेंगे छुट्टी यार, अभी तो 6 दिन यहीं रखो। मौत के मुंह से निकाला है आपने। अब अपन क्या करें?
क्यों आया भैया इसको दिल का दौरा, क्यों आया दिल का दौरा, देखे तो सही। अच्छा, दिल के दौरे से शरीर में गड़बड़ हुई है क्या? किडनी में दिक्कत, लीवर में दिक्कत, पेट में तो पानी नहीं भर गया, हार्ट जिन्हें ज्यादा काम किया हो या हार्ट ने कम काम किया हो, बैक साइड में प्रेशर बढ़ा हो, फेफड़ों में तो पानी नहीं भर गया, हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ गया, वेंट्रिकल डायलेट तो नहीं हो गए, दिल का दौरा है तो हार्ट ने ज्यादा काम किया होगा, कहीं वेंट्रिकल डायलेट हो गए हो, और भी जांच करा लो और इन्वेस्टिगेशन करा लो। अस्पताल में है भैया मरीज, इकोकार्डियोग्राफी करा लो, एक्सरे करा लो, सोनोग्राफी करा लो, आरएफटी करा लो, एलएफटी करा लो। ये सारी जांच अपन इसलिए करा रहे हैं कि अपन ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंसान में एमआई होने के बाद क्या परिवर्तन आया है। साथ में यूं भी जानना चाहें यार इसको दिल का दौरा क्यों आया भाई को, ब्लड शुगर करा लो, लिपिड प्रोफाइल करा लो, कहीं इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो नहीं हो गए, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लिया, थायराइड प्रोफाइल करा लो, और ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है एमआई में, सीबीसी करा लो। देखो सारे इन्वेस्टिगेशन आपके सामने हैं, दोनों साथ में रखकर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसा थोड़ी है मरीज आया कि दिल का दौरा है जी चलो ये जांच करा के ले आओ, मर जाएगा, अभी पहले इलाज पे ध्यान दो। तो ये सारे डायग्नोस्टिक मेजर में आ गए। इसके बाद अपन ने रिपोर्ट देख ली, लगभग सब नॉर्मल है मान के चलो। फिर अपन ने 5-6 दिन मरीज को रखा और 6 दिन बाद अपन ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। छह दिन बाद अपन ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया आफ्टर 6 डे। जब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग छोड़ देना भाई। अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दे, फैट कम कर दे और नमक बंद कर दे, और 2-4 महीने ये दवाई खा। एम्लोवास 80, बीपी रेगुलेट रहेगा, हार्ट थोड़ा कम काम करेगा। हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम करनी है। कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है तेरा, एटोरवास्टिन भी खा ले। अच्छा अभी अभी दिल का दौरा आया है तो 2-3 महीने एस्प्रिन भी खा ले यार। अच्छा अभी सीएबीजी किए, कभी कभार चेस्ट पेन होगा, यदि रेयर में कभी कभार चेस्ट पेन हो तो टंग के नीचे ये गोली रख लेना, ज्यादा ही हो तो फिर हॉस्पिटल में आना है, अदरवाइज एनटीजी एसओएस ले लेना। ये इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट का एस्पेक्ट होगा। देखो सिस्टमेटिक तरीके से चलें अपन। 11 बजे मरीज आया, सीने में दर्द है, सबसे पहले ईसीजी कराई, ट्रॉप टी कराया, दोनों पॉजिटिव मिले, एमआई डायग्नोस हो गया, थ्रोम्बोलाइटिक दवाई लगा दी, असर नहीं हुआ इसका 24 घंटे तक। 24 घंटे बाद कैथ लैब में ले गए, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई, 90% ब्लॉक मिला, इसके बाद बाईपास कर दी। अब बाहर ले आए उसको पोस्ट सर्जिकल यूनिट में। अब अगले दिन सारी जांच करा ली, सारी जांच कराने के 2 पर्पज। पर्पज नंबर 1, इसको दिल का दौरा आने के बाद बॉडी के ऑर्गन पर तो फर्क नहीं पड़ा, ये तो देख लो, नंबर 1। नंबर 2, क्यों आया भाई को दिल का दौरा? इस भैया को दिल का दौरा क्यों आया? थायराइड की वजह से, लिपिड की वजह से, शुगर की वजह से। ये सारे जांच करने के लिए अपन इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर 6 दिन बाद डिस्चार्ज प्लान किया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया,
डाइटरी मॉडिफिकेशन बताया, फिर साथ में जाते जाते उसको दवाइयां भी दे दी, एमलोवास 80, एटोरवास्टीन, एस्प्रीन और नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पर्पज है इनका, शायद 100% आपको समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां अगर मैं केवल डायग्नोस्टिक मीजर्स को अलग लिखूं, केवल डायग्नोस्टिक मीजर को अलग लिखूं, डायग्नोस्टिक मीजर, तो डायग्नोस्टिक मीजर में कौन कौन सी जांच आ सकती हैं? ईसीजी, सबको एक साथ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है आते ही ये सारी जांच कराते हैं, नहीं। एक्सरे, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, किडनी पर फर्क पड़ा है क्या, लीवर पर फर्क पड़ा है क्या, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड प्रोफाइल, सीबीसी, इसमें टीएलसी या ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। और एक बेहद इंपॉर्टेंट जिसका नाम है कार्डियक मार्कर। बहुत सारे कार्डियक मार्कर होते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे के सारे कार्डियक मार्कर्स को डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जैसे ही केस पॉजिटिव आए तो क्या मैनेजमेंट अपने द्वारा हुआ, क्या मैनेजमेंट अपने द्वारा हुआ? सबसे पहले मरीज जैसे ही आया है आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, फाउलर पोजीशन दे दो मरीज को। एमआई का केस डायग्नोस हो गया है, अब मैनेजमेंट फाउलर पोजीशन दे दो मरीज को। देन इसके तुरंत बाद अपन ऑक्सीजन लगाते हैं, तुरंत बाद अपन ऑक्सीजन लगाते हैं। देन स्ट्रेप्टो यूरोकाइनेज लगाते हैं। अगर इससे फर्क नहीं पड़े तो फिर अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। इसमें ब्लॉक आएगा तो इन्वेजिव प्रोसीजर अपन इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जब मरीज डिस्चार्ज होगा, जब मरीज डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के दौरान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और जो दवाइयां अभी अपन ने लिखी थी वो दवाइयां अपन मरीज को देंगे। एमलोवास 80, एटोरवास्टीन, एस्प्रीन। एमलोवास 80, एटोरवास्टीन, एस्प्रीन और कभी कभार दर्द हो तो एंटीजी। दैट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये इसकी परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक के सारे एस्पेक्ट हो गए। पूरी उम्मीद की आपको 100% ये समझ में आए। देखें क्या क्या पढ़ा, उनको क्विकली रिवाइज कर लें आप। एमआई हार्ट अटैक, इसका बेसिक मैंने बताया। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस क्यों बन जाता है, कारण सामने है। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई
और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई क्या होता है, क्यों होता है और क्या इलाज है। क्या होता है, क्यों होता है और क्या इलाज है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर किसमें कॉमन है, तो एक शब्द अलग से है, सब कुछ मेल में कॉमन है, पर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद परिभाषा, हार्ट अटैक और कोरोनरी ऑक्लूजन बोलते हैं, सीवियर कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, मोस्ट कॉमन आर्टरी एलएडी, मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर वॉल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। एसटी एलिवेटेड एमआई और नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई का कारण क्या होगा और कौन सी दवाई अपन इसमें देंगे। देन एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके दर्द और एंजाइना के दर्द में क्या अंतर है, बाकी के बॉडी के सिस्टम पर क्या इफेक्ट आएगा, उसके अलावा किस तरीके से इसके मैनेजमेंट को प्लीड करते हैं अपन। देन ये सारे डायग्नोस्टिक मेजर हो गए और ये मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया। अभी मैनेजमेंट एस्पेक्ट में कुछ व्यवहारिक ज्ञान देना बाकी है, बोले तो पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, कार्डियक मार्कर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर ये तो हॉस्पिटल में, घर में यदि किसी को दिल का दौरा आ रहा है या सीने में दर्द हो रहा है तो अपन क्या मदद कर सकते हैं व्यवहारिक तौर पर, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो चूंकि टाइम हो चुका है और ज़्यादा टाइम ना लिया जाए तो अभी इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन और इसका बचा हुआ पोर्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अपन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू